कंटेंट है हमारा कोशिका की संरचना। क्या टीएलएम ले जाओगे? क्या टीएलएम ले जाओगे? सेल स्ट्रक्चर ले जाओगे, है ना? किसमें बना के ले जाओगे? चार्ट पे बना के ले जाओगे, या एक 3D मॉडल भी मिलता है वो बना के ले जाओगे। और किसका लेके जाओगे? प्लांट सेल का भी ले जाओगे और एनिमल सेल का भी ले जाओगे। ठीक है। कोशिका की संरचना में मैं सेल का स्ट्रक्चर ले जाके नहीं, मैंने एक सेल का स्ट्रक्चर बना के भी रख दिया है। और ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ ड्रॉ भी कर दिया है ना। कंटेंट एनालिसिस करना है। चलो बताओ क्या कंटेंट एनालिसिस करोगे? आज हमारी कक्षा में होने क्या जा रहा है? क्या होने जा रहा है? कोशिका की संरचना। टीएलएम ले गई हूं मैं, है ना? टीएलएम ले गई हूं, तो अब मेरा एनालिसिस क्या होगा? कंटेंट एनालिसिस क्या होगा? देखो, शिक्षा के उद्देश्यों को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है ज्ञानात्मक, तो कंटेंट एनालिसिस ऐसे ही होगा, है ना? तो ज्ञानात्मक। दूसरा है हमारा डोमेन, वो है भावात्मक। तीसरा जो हमारा डोमेन है वो है क्रियात्मक। ठीक है। अब ज्ञानात्मक, ज्ञान देना। ज्ञान देने का मतलब होता है सूचना दो, नियम दो, परिभाषा दो, सिद्धांत बताओ। ज्ञान जो नया है, कहाँ से छोड़ा जा रहा है? शिक्षक की तरफ से छोड़ा जा रहा है। किसकी तरफ से छोड़ा जा रहा है? शिक्षक की तरफ से छोड़ा जा रहा है। तो ज्ञान देना, जो नई सूचना है, नई जानकारी है, वो हम क्या दे रहे हैं? अपनी तरफ से किसको दे रहे हैं? बच्चों को। सूचना, और सूचना ग्रहण कहाँ से करते हैं? मस्तिष्क, दिमाग। हम सूचनाएं कैसे है? ये हमारा रिसीवर है ना? ये रिसीवर है, और रिसीवर क्या कर रहा है? कैच कर रहा है सूचनाओं को। किसको कर रहा है? सूचनाओं को। किसको कर रहा है कैच? सूचना, परिभाषा को, जो भी नया है। ठीक है। तो ज्ञानात्मक। ठीक है। अब वो सूचना, वो परिभाषा, वो नियम, वो सिद्धांत जब मेरे एटीट्यूड में आ जाए, मेरे इंटरेस्ट में आ जाए, मेरी वैल्यूज में आ जाए, मेरे एप्टीट्यूड में आ जाए, वो क्या है? भावात्मक। यानी सूचना कहाँ आ गई? भाव में आ गई। यानी उसी की तरह मैं सोचने भी लगूं, उसी की तरह मैं सोचने भी लगूं, उसी तरह से मैं काम भी करने लगूं, और मेरे मूल्य भी उसी तरह से विकसित होते चले जा रहे हैं, है ना? तो ज्ञान किसमें आ जाता है? भाव में आ जाता है। ठीक है। अब भाव, जब भाव एक्शन में आ जाता है, एक्शन मतलब हम वैसा कार्य करने लगते हैं, वो कौन सा हुआ? क्रियात्मक हुआ। तो ज्ञान, अवबोध, कौशल, अनुप्रयोग, इसको हम साधारण तरीके से बोले, इन 3 को हटा दें तो क्या आ जाएगा? ज्ञान का उद्देश्य हो गया, है ना? अवबोध, अवबोध का मतलब समझ। अवबोध हो गया, और क्या हो गया? कौशल और अनुप्रयोग, है ना? ज्ञान से रिसीव किया था, है ना, उसको समझ के स्तर पे लाने का प्रयास किया। कैसे लिया? शिक्षक ने किया। कौन ने किया? शिक्षक ने किया। कैसे किया? टीएलएम के माध्यम से, दृष्टांतों के माध्यम से, एग्जाम्पल देके, सराउंडिंग एग्जाम्पल देके, है ना, उसको समझ में परिवर्तित करने का मौका किसको दिया? बच्चों को दिया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, 4 बार, जितनी बार बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, हम उसको बार बार, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ड्रिल करना। क्या करना बोलते हैं इसको? ड्रिल करना। यानी थॉर्नडाइक ने ट्रायल किया,
एरर से बच्चा क्या कर रहा है, सीख रहा है। साइकिल चलाते हैं ना हम लोग, सिखाते हैं, एक बार जाते आगे गिरते धड़ाम से, फिर चलाए फिर गिरते धड़ाम से, फिर तीसरी बार कोशिश करते नहीं अब तो मैं अच्छे से करूंगा, तीसरी बार करते तो हम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। यानी हमने क्या किया, ड्रिल किया। तो ज्ञान को अवबोध में लाने के लिए ड्रिल करना पड़ता है, और ड्रिल करने में ही टीएलएम सक्षम है। किसमें लिए सक्षम है, ड्रिल करने में ही टीएलएम सक्षम है। अब इसको हम कौशल में लेके आते हैं। कौशल में मतलब कि हमको कोई सोते से भी उठा देना और पूछे कि प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन से घटक होते हैं, तो हम तुरंत बता देंगे। उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उसके लिए पानी चाहिए, उसमें सूर्य का प्रकाश चाहिए, उसमें हरे पौधे चाहिए। हरे पौधों में क्या था, हरित लवक होता है। सूर्य का प्रकाश, ये कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है, हम किसके सूर्य की ऊर्जा को हम किस में बांध रहे हैं, हम किस ऊर्जा में बांध रहे हैं, उसकी प्रकाशीय ऊर्जा को हम किस में बांध रहे हैं, रासायनिक ऊर्जा में बांध रहे हैं। किस रूप में बांध रहे हैं, भोजन के रूप में। भोजन क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का मतलब C6H12O6, बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ निकल गई, बाहर। अनुप्रयोग में आओ, अनुप्रयोग में आओ। क्यों कहा जाता है कि पौधे लगाना चाहिए, हमारे आसपास पौधे होना चाहिए, क्यों कहा जाता है, हमको उनसे क्या मिलती है, ऑक्सीजन, प्राणवायु। क्या मिलती है, प्राणवायु। तो हर का एक सीक्वेंस है। देखो, यानी किसी भी कंटेंट को डिलीवर करना है हमारी टीचर लर्निंग प्रोसेस में, तो हर कंटेंट का एक सीक्वेंस होता है, और सीक्वेंस हमको पकड़ना चाहिए। अच्छा, अभी पैंडेमिक चल रहा था, पिछले बार आपने देखा कैसी क्लासेस हो रही थी, क्या हुआ ऑनलाइन क्लासेस में, हमारे जो टीचिंग है, हमारे लर्निंग, एक शिक्षक का बच्चों की आंखों में बात डालकर बात करना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि टीचर अपने बोलने से ही नहीं सिखाता, अपनी पूरी बॉडी लैंग्वेज से भी वो सिखाता है। हम मोनोटोनस करके एक जगह खड़े होके अगर हम चर्चा करते हैं, तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम अपने आत्मविश्वास में कमी है। हमारे को कॉन्फिडेंस होकर चर्चा करनी चाहिए, और आप अपनी कक्षाओं में अपने गेस्चर से, अपने हाथ के मूवमेंट से, आपके बच्चों के साथ इंटरेक्शन करके, फेस टू फेस लर्निंग करके आपको चीज़ों को सिखाना जरूरी है। उसके लिए भी हमारा टीएलएम हेल्प करता है ना, ये मानते हैं कि नहीं? यस मैम। कि आप अपने गेस्चर से भी बहुत सारी चीज़ों को सिखा सकते हैं। किसी की क्लास में बैठना बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि अटेंटिव होके रहना पड़ता है। अटेंटिव होना। बार बार मैं बोली हूँ कि हम अपने बच्चों को, सब बच्चों को देख रहे हैं, है ना, और हर के ऊपर हमारी नज़र है। हमको समझ में आ जाता है कि कौन सा बच्चा आपकी तरफ ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर ध्यान नहीं दे रहा है तो हमको उसको प्रताड़ित नहीं करना है, हमको उससे क्वेश्चन पूछ के उसको गड़बड़ाना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है किसी दिमाग की उलझन में वो फंसा हुआ हो। हमें केवल क्या करना है, बेटा थोड़ा सा ध्यान दो, या उसको इतना ही बोलना है। किसी बच्चे से प्रश्न किया और उसने उत्तर नहीं दिया, हम क्या बोलते हैं, अच्छा कुछ नहीं आता इसको, क्या सिखाया तेरे को, ये सिखाया, बस। इतने में तो बच्चा, उसका मॉरल डाउन हो जाएगा, वो कुंठा में आ जाएगा। मेरे बारे में बच्चे क्या बोलेंगे, मेरा साथी क्या बोलेगा, है ना, बाहर चल के चर्चा क्या होगी, वो धीरे धीरे उस गुंताड़े में लग जाता है। तो कक्षा में पूरा ध्यान देना और पूरी कक्षा में प्रश्न छोड़ना, मतलब हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छा तुम खड़े हो जाओ और फिर प्रश्न पूछ रहे हैं। खड़े हो ना खड़े,
एक्टिंग तो कर सकते हो ना। हाँ, अब मैं उससे प्रश्न पूछूंगी तो सारे बच्चे रिलैक्स, क्यों? अब ठेका इसने ले लिया। इसलिए ले लिया, अब इसने ठेका ले लिया, अब तो ये फंसा। अब मास्टर जी को पूछने दो, मैडम को पूछने दो कुछ भी, तो ऐसा नहीं करना है। और अगर उसने जवाब नहीं दिया है तो उसको ऐसे भी नहीं बिठाना है, क्योंकि उससे भी बच्चा कुंठित होता है। उसको हम क्या करें, प्रॉम्प्टिंग करें, जैसे हम नाटक में करते हैं ना, पीछे से डायलॉग की प्रॉम्प्टिंग करते हैं, सिचुएशंस बताते हैं, है ना, बताते हैं ना, तो ऐसे हमको उसको प्रॉम्प्टिंग करना है। क्या प्रॉम्प्टिंग करना है? एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बनाओ जिसमें पहले क्वेश्चन का आंशिक उत्तर छुपा हुआ है, और हो सकता है बच्चा जवाब दे दे, और दूसरों की जो घूरती हुई आंखें हैं ना, उनसे वो थोड़ा बच जाए। तो बैठा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमको अटेंटिवली क्लास लेनी है। और जैसा कि मैडम ने बताया कि हमको बहुत बड़ा DLM नहीं ले जाना है, हमको बहुत खर्चा नहीं करना है, मितव्ययिता का भी ध्यान रखना है। आपके पास लो कॉस्ट नो कॉस्ट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनका उपयोग आप कर सकते हो, और ऐसा भी होना चाहिए कि हम ऐसे लंदे फंदे से नहीं चले आ रहे है ना, अरे उठा है सब फैला लिए जा रहे हैं और बाकी हम से रख दिया। मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे DLM लाए 1 2 3 पूरी कक्षा में उसको टांग दी, यहाँ टंगा वहाँ टंगा वहाँ टंगा, है ना। अब बच्चे बहुत शैतान होते हैं, है ना। जब आप एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से जुड़ोगे ना, तो बच्चे बहुत शैतान होते हैं। वो बच्चा क्या करेगा, इधर देखेगा, फिर देखेगा, उसका ध्यान ही नहीं जाएगा टीचर के ऊपर। क्या बोला जाता है, जिस DLM का उपयोग जिस कंटेंट को डिलीवर करने के समय हो रहा है, केवल उसको ही प्रेजेंट, बाकी को हाइड में रखो, उसको पीछे रखो। अब उसका काम खत्म, उसको रोल करो, दूसरा सामने लेके आओ। अच्छा, हम विज्ञान का जो हमारे विज्ञान में, साइंस में हम बहुत सारी ऐसे हमारे कंसेप्ट होते हैं जिसमें हमको सावधानी का बहुत उपयोग करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैं रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ा रही हूँ, रासायनिक अभिक्रियाओं में मैं उत्क्रमणीय, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के बारे में यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ। तो मैं बहुत सारी चीज़ें ले जाऊंगी, एसिड भी ले जाऊंगी, बेस भी ले जाऊंगी, रिजल्ट भी ले जाऊंगी, है ना। उन सबको ले जाऊंगी और मैं वहाँ कर रख दी टेबल पर सजा दी। अब बच्चे वहाँ से धड़ 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 आए, ऐसे में कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है। एसिड गिर गया तो किसी को भी चोट लग सकती है। सकती है। सावधानी भी रखना बहुत जरूरी है ना। सावधानी रखना, हम उनको बता दें कि देखो भाई ये बहुत सारी ऐसे रिएजेंट हैं जो कि आपको हार्मफुल हो सकते हैं, इसलिए इसके पास मत आना, मैं खुद इसको कर करके आपको दिखाऊंगी, ठीक। ऐसे तो इस तरह के कोई कंसेप्ट ले जा रहे हो, उसमें ये सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। और ऐसे समय में जब आप इस तरह का प्रयोग कर रहे हो, तो अगर सर्कुलर मोड में कक्षा लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे क्लास में अगर हम DLM लेके आ जाएंगे तो पीछे का बच्चा ऐसे ऐसे करके झाँकेगा, ऐसे ऐसे देखेगा। जैसे हम नाटक या डांस करते हैं ना, तो पीछे बैठे होते हैं, तो पीछे वाले कैसे देखते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, और आगे वाला खड़े होकर तन्मयता सा ताली बजाता हुआ खड़ा रहता है, उसको नहीं मालूम कि पीछे कौन खड़ा है ना। वो ऐसे ऐसे झाँकते हैं। तो ऐसी पोजीशन में मुझे अपनी कक्षा का आकार कैसे कर देना है, सेमी सर्कुलर देना है। सेमी सर्किल में रहेगा तो हर बच्चे को वो अप्रोचेबल रहेगा, उसको दिखाई देगा और उसको वो चीज़ें समझ में आएंगी। इस बात का भी बहुत ध्यान आपको रखना है। दूसरी बात, अगर कोई चार्ट बना रहे हैं या कोई पोस्टर बना रहे हैं, मैं एक चीज़ छोड़ दी हूँ ना कि मैं तुम लोग से पूछूंगी, कोशिका की संरचना का कंटेंट एनालिसिस आपसे पूछूंगी। तो अगर मैं चार्ट बना रही हूँ
तो कई बार छोटा से भी बना के मत ले जाओ। आपकी कक्षा 50 की है और आप इतना सा लेके जाओगे तो दिखाई देगा? नहीं देगा, है ना, नहीं देगा। तो आपको क्या करना है, बड़ा सा बना के ले जाना है और उसमें नीचे प्रॉपर वे में डंडियां लगी होनी चाहिए, ऊपर लगी होनी चाहिए और उसको टांगने वाला भी होना चाहिए। ऐसे पकड़ के खड़े होके पढ़ाओगे तो पढ़ाओगे कैसे? या आपने उसको दीवार पे चिपका दिया, दीवार पे टेप चिपका दिया, वो टेप चिपक ही नहीं रहा है, वो फिर फोल्ड हो गया, फिर फोल्ड हो गया, आधा समय आपका चला जाएगा। क्लास कितने मिनट की होती है? 40 मिनट की होती है। तो टाइम मैनेजमेंट करना भी बहुत जरूरी है। टाइम मैनेज, क्लासरूम मैनेजमेंट पढ़ने हैं सब, किसके पढ़ने हैं? शिक्षा कि हमको टाइम पर पहले तो उसको दिखाना है, जहाँ कंसेप्ट में आ रहा है वहाँ उसको प्रस्तुत करना है। पहले दूसरी बात कि उसका मैनेजमेंट इतना इजी एक्सेसिबल हो कि वो आराम से सबको दिखाया जा सके। ऐसा नहीं कि हम पकड़े खड़े हैं, आपका समय चला जाएगा, है ना। आप प्रस्तावना कर रहे हो और प्रस्तावना करके आप किस में आ रहे हो? नए ज्ञान की ओर आ रहे हो, नए ज्ञान की ओर आ रहे हो, आपका TLM गिर रहा है, बाबा गिर रहा है। तो ऐसे में आप उसका उपयोग कैसे कर पाओगे? तो 40 मिनट को भी आपको क्या करना है? बांट के रखना। कैसे बांटोगे? कि मैं आप घर में जब प्रयास करते हो तो मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ, हमारे टीचर्स को, कि अगर कोई प्रशिक्षार्थी अपनी पाठ्य योजना तैयार कर रहा है तो उसको ये मान के चलना चाहिए कि वो एक डमी बच्चे को पढ़ा रहा है। डमी बच्चा मतलब उसके सामने एक बच्चा बैठा हुआ है और उस बच्चे को वो सिखाने का प्रयास कर रहा है। उस समय ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि उसकी मेंटल एज क्या है। ऐसा नहीं हो कि 6th क्लास का बच्चा है और अपने 8th क्लास के स्टैंडर्ड का एक प्रश्न पूछ लिया। संभावित, हम बोलते हैं ना संभावित प्रश्न, या उसको हम बोलते हैं विकासात्मक प्रश्न। ऐसा विकासात्मक प्रश्न मत पूछ लेना उससे जो उसके अनुभव से जुड़ा ही नहीं था। वो कैसा था? नए ज्ञान से था। क्योंकि टीचर ने बोला है, हमारे BEd टीचर्स ने कहा है कि नहीं, वो कॉलम खाली नहीं होना चाहिए, बच्चे सुनेंगे, समझेंगे, निरुत्तर होंगे, ऐसा नहीं लिखना है। तो नए ज्ञान से प्रश्न जोड़ दिया। अब नया ज्ञान तो उसको हम सिखाने जा रहे हैं ना, उसको तो आ ही नहीं रहा है। तो ऐसा प्रश्न पूछो जो उसके जीवन के अनुभवों से जुड़ा हुआ है, वातावरण से वो कुछ न कुछ जानकारियां लेके आ रहा है ना। फसल और फसल चक्र के बारे में किसान का बच्चा या बच्ची जितने अच्छे से बता पाएगी उतना अच्छा तो टीचर भी नहीं बता पाएगा। कौन सी फसल के लिए कौन सी जलवायु अच्छी होती है, कौन सी मिट्टी अच्छी होती है, उसके लिए क्या क्या एनवायरनमेंट से वो क्या क्या चीजें गेन करता है, ये सबसे अच्छा एक किसान का बच्चा बता सकता है, क्योंकि वो उस अनुभवों को लेके आ रहा है। तो कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं करना जो नए ज्ञान से हो, ऐसा क्वेश्चन करना जो पूर्व ज्ञान अनुभव किया गया हो। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक लाइवली एनवायरनमेंट होना चाहिए। कक्षा का कैसा होना चाहिए? एक लाइवली एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस 2-वे प्रोसेस है। 2-वे मतलब हम सीख भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं। आप सीख भी रहे हो और कुछ हमको बता भी रहे हो। आपके अनुभवों से हम भी कुछ सीखते हैं, हमारे अनुभवों से आप भी कुछ सीखते हो। मैं सिखा सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ, मैं सब जानती हूँ, मैं सब समझती हूँ, ये कहना फालतू है। क्योंकि सीखना, विवेकानंद जी कहते हैं, सीखना स्वयं से होता है। मैं किसी को कुछ नहीं सिखा सकती। मैं कुछ बोल रही हूँ, उसको आप एनालिसिस कर रहे हो और उससे कुछ सीख रहे हो। तो सीखना भी स्वयं से होता है, ये बात ध्यान में रखिए। दूसरी बात एक और मैं कहना चाह रही हूँ कि हम छत्तीसगढ़ बेल्ट से हैं। भाषा पे मेरी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। अगर आप धारा प्रवाह बोलते हैं, धारा प्रवाह बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि आपका कंसेप्ट पे कमांड है, तो क्या कर सकते हो आप?
बहुत अच्छा अभिव्यक्त कक्षा में कर सकते हैं। तो शिक्षक भी एक नाटककार ही है। कहने को क्या है कि वो एक नाटककार है, वो एक खुद नाटक के रूप में प्रस्तुत करता है और पात्र स्वयं चुन लेता है। इसको भी मैं अपने इसमें शामिल करूं, इसको भी मैं अपने इसमें शामिल करूं और इसको भी मैं अपने इसमें शामिल करूं। तो एक टीचर जो है वो बहुत सारी भूमिकाएं एक कक्षा के अंदर वो मैनेजमेंट भी कर रहा है, वो सिखाने का प्रयास भी कर रहा है, वो एक नाटककार भी है, वो बच्चों के गेस्चर को भी पहचान रहा है, अपने गेस्चर से भी कुछ सिखा रहा है। तो शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उस 40 मिनट के कालखंड में निभाता है और उसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करता है हमारा टीएल, जो वातावरण को रोचक बनाता है। कैसा बनाता है? वातावरण को रोचक बनाता है और बच्चों की ज्ञानेंद्रियों को उसमें समेटने का प्रयास करता है। चलो, तो अब मैं बात कर रही हूँ कोशिका की संरचना का, कंटेंट एनालिसिस का। क्या क्या हो सकता है? ठीक है, एंगेज करना। एंगेज मतलब हम किसी कार्य में बाहर से आए, हमने बच्चों का सहज अभिवादन स्वीकार किया और क्या किया, आज हमने आपको कल कुछ बोला था पढ़ के आने के लिए, आपने पढ़ा? अच्छा, तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे। किस बारे में चर्चा करेंगे? कोशिका के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा शरीर किससे बना हुआ है? कोशिका। इंगेज क्या मतलब? ध्यान आकर्षित करना, बच्चों का ध्यान आकर्षित करना। इंगेज के बाद हम क्या करते हैं? एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर मतलब अलग अलग चीजें, जगहों से हम क्या करेंगे? प्रश्न खोजेंगे और उसके साथ बच्चों को बंधने का मौका देंगे, है ना? एक्सप्लोर करना, एक परिस्थिति, दूसरी परिस्थिति, तीसरी परिस्थिति, हम कैसे जीव हैं, और भी जीव देखे होंगे, कौन से जीव हैं, बाहर कौन से जीव दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ये चींटी भी चढ़ रही है ऊपर, अच्छा ये पतंगा भी घूम रहा है यहाँ पर, अच्छा ये सब किससे बने हैं? कोशिकाओं से बने। बच्चे को ये नहीं समझना कि हमारा ही जीव कोशिका से बना है। ये फूल भी किससे बना है? कोशिकाओं से, है ना? ये पेड़ भी किससे बना है? कोशिकाओं से बना है। ये छिपकली भी घूम रही है ना, ये भी कोशिकाओं से ही बनी है, क्योंकि जैव जगत का संगठन, कोशिका हमारी संरचनात्मक इकाई है। किसी की भी, ये बात हम बच्चों के मन में डाल दें कि किसी की भी संरचना किसी ना कोशिका के नहीं बन सकती। तो इसका मतलब है कोशिका हमारे संरचना की यूनिट है, एक यूनिट है। एक कोशिका से दूसरी, दूसरी से तीसरी विभाजन होता रहता है और होती रहती है। तो एक्सप्लोर, एंगेज, एक्सप्लोर। फिर क्या बोलेंगे हम? एक्सप्लोर के बाद एक्सप्लेन। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये भी हमको बोलना चाहिए अपने बच्चों को। हम क्या कर रहे हैं? बच्चे को रीइंफोर्स कर रहे हैं। रीइंफोर्स, हम बच्चे को रीइंफोर्स कर रहे हैं। कैसे? वर्बली पॉजिटिव रीइंफोर्स कर रहे हैं। तो एक्सप्लेन, ठीक है। एक्सप्लेन करने के बाद हम क्या करते हैं? एक्सप्लेन करना मतलब एक परिस्थिति दूसरी परिस्थिति में हम देखो भाई, कोशिका है, इसका चित्र ऐसा है, इसकी ये वनस्पति कोशिका है, इसकी दीवारें किससे बनी रहती हैं? सेलुलोज से बनी हुई रहती हैं, है ना? और ये जंतु कोशिका है, इसकी दीवारें कैसे बनी रहती हैं? लिपिड से बनी हुई रहती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन और लिपिड से बना हुआ रहता है ना? ऐसे से हम करके शुरुआत करेंगे, सीक्वेंसली, हर काम को सीक्वेंस में करना है, लॉजिकल ऑर्डर में करना है। तो पहले बाहर से अंदर, है ना? ठीक, तो एक्सप्लेन करेंगे। अब हम कोशिका को क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। केवल एक कोशिका को नहीं, कई कोशिकाओं को हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? या तो माइक्रोस्कोप ले जाओ तो उससे एक्सप्लेन करो, या डायग्राम बना के ले जाओ तो एक्सप्लेन करो, या मल्टीमीडिया सीडी में आप दिखा के डिजिटली उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है?
एक्सप्लेन करने के बाद आप करेंगे इलाबोरेट, इलाबोरेट करना और उसको फैलाना विस्तार से उसको बार बार रिफोकसिंग करना, डिसेंट्रलाइज करना और फैलाना और फैलाओ जब तक कि वो चीजें समझ के स्तर पर नहीं पहुंचती। और आखिरी क्या है, बोलो आखिरी क्या होगा? इवेल्युएट। इवैल्यूएशन। वेरी गुड। इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन। इवैल्यूएशन क्यों करते हैं? ताकि पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। इवैल्यूएशन क्यों करते हैं? बच्चे सुन। इवैल्यूएशन मतलब आज को कुछ भी कक्षा में किया जा रहा है वो बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं, उसकी जांच करना। किसकी जांच करना? मैंने जो सिखाया या बच्चों ने क्या सीखा उसकी जांच करना। और अगर बच्चा उत्तर नहीं दे रहा तो क्या होगा? टीचर ने कुछ नहीं किया, आज कक्षा में हुआ ही नहीं। और जब कक्षा में कुछ हुआ ही नहीं इसका मतलब है कि अब फिर से कल यही पाठ दोहराना है आपको। आई बात समझ में? यस मैम। इसलिए कहते हैं पाठ को 2 भागों में डिवाइड करके बनाना चाहिए। आप 10 मिनट का एक लेसन डेवलप करो और उसके बाद मूल्यांकन करो, फिर 10 मिनट का अब उस 10 मिनट में हमको समझ में आ जाता है जांच करने से कि हाँ बच्चा जो है जवाब दे रहा है। बच्चा जवाब दे रहा है इसका मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है। और जवाब नहीं दे रहा है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा, अब मेरे को फिर से वही रिपीट करना है फिर से। तो हम क्या कर सकते हैं, उस पाठ को फिर से दोहरा सकते हैं क्योंकि हमारे पास मिनट कितने हैं? 40 या 45 मिनट हैं। और उस 40 और 45 मिनट में मुझे फिर से जोड़ने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखें कि ये 5E अगर आप अपने दिमाग में रखोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। आप लेसन कैसे बनाओगे ये भी आसान हो जाएगा, आप PLM का उपयोग कैसे करोगे ये भी आसान हो जाएगा, और किस प्रकार से हम उसके इर्द गिर्द अपनी बातों को रख सकेंगे और एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अपने बच्चों को अपने साथ शामिल कर सकेंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू।